नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र आतंकवादियों के लिए एक प्लेग्राउंड बन गया है। महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में आतंक की गतिविधियां करने के लिए अड्डे बन चुके हैं। पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बड़ी बड़ी साजिशों का खुलासा होता है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन फिर भी आतंकी गतिविधियां पूरी तरह से कभी नहीं रुकी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर पहले ही आतंकी हमलों से दहल चुका है। डेविड कॉलमैन हेडली भी मुंबई में ही आतंकी गतिविधियां करने के लिए कई जगहों पर आया था। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे उसके बाद मुंबई की लोकल ट्रेन के धमाके हों, या फिर जवेरी बाजार के धमाके, या फिर अन्य कोई, आए दिन महाराष्ट्र में आतंकी गतिविधियां और आतंकियों के पकड़े जाने की खबर सुर्खियों में है। आज हम इसलिए इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि पूना के एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर, एक एनेस्थेसिस्ट यानी कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आईएसआईएस के स्लीपर सेल में वो शामिल थे, आईएसआईएस का वो मॉड्यूल था। इतना ही नहीं, और 2 आतंकी भी पकड़े गए हैं। एनआईए की गतिविधियां महाराष्ट्र में तेज है। आखिर बात क्या है? महाराष्ट्र में आतंक अपने जाल क्यों इतने ज्यादा पसारने में कामयाब रहा है? और कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन चीजों को रोक क्यों नहीं पा रही है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित जी मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित जी 2.5 दशकों से, बल्कि मैं कहूंगा लगभग 3 दशकों से महाराष्ट्र और खासकर मुंबई और उसमें भी क्राइम, इस डिपार्टमेंट को बहुत ही क्लोजली, इस बीट को बहुत ही क्लोजली कवर करते हैं। आपने एबीपी न्यूज में इनको लगभग 21 साल तक देखा होगा। इससे पहले भी कई जाने माने अखबार और टेलीविजन चैनल में वो काम कर चुके हैं। जितेंद्र जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद मयूर। 3 दशक, ये एक बहुत बड़ा समय आपने जो है क्राइम रिपोर्टिंग में बिताया है। आपने अरुण गवड़ी से लेके छोटा राजन से लेके तमाम इन क्रिमिनल्स को देखा है, लेकिन वो क्रिमिनल थे और यहां पर अब आतंकवादी दिख रहे हैं। क्या बात है? महाराष्ट्र में आतंक के इतने गहरे पैठ कैसे बनी है? बिल्कुल मयूर, देखिए आपने बहुत ही सही विषय और बहुत ही प्रासंगिक विषय चुना है आज की इस चर्चा के लिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जहां तक अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स का सवाल है, वो जो भी काम करते थे उनके लिए मोटिवेशन होता था पैसा और पावर। अपना एक डर पैदा करके जो है वो पैसा हासिल करना चाहते थे कि जितना लोगों को डराएंगे लोग उतना डरेंगे और उतना पैसा उन्हें मिलेगा। उनका मोटिवेशन पैसा था। लेकिन अगर हम उनकी तुलना आतंकियों से करते हैं तो आतंकियों के लिए मोटिवेशन रहा है उनकी आइडियोलॉजी। जो भी उनको धर्मांध बनाने के लिए, जो भी उनको घुट्टी पिलाई गई, वे उनका मोटिवेशन रहे हैं और उसी के चलते वे कई बार जो है ब्लडबाथ कर चुके हैं, नरसंहार को अंजाम दे चुके हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मयूर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बाद अगर भारत का कोई राज्य सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित रहा है तो वो महाराष्ट्र राज्य है। जो देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था इन राज्यों के बाहर, वो मुंबई में ही हुआ था। 12 मार्च 1993 के बम धमाके जो 12 ठिकानों पर शहर में हुए थे, उनमें 257 लोगों की जान गई थी, 750 लोग घायल हुए थे। उसके बाद वो जो धमाका था उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिया था। यहाँ पर जो स्मगलिंग वगैरह होती थी सोने चांदी की, उस स्मगलिंग के रास्ते से आरडीएक्स भिजवाया गया था और फिर जो है यहाँ पर गैंगस्टरों को ट्रेनिंग देकर जगह जगह बम प्लांट करवाए गए थे और उन धमाकों को अंजाम दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब गुजरात में दंगे हुए,
फरवरी 2002 से जो दंगे शुरू हुए, उसके बाद फिर से एक बार मुंबई में आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया, बम धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर की एक बस में बम धमाका होता है। उसके बाद 6 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल में जो है मैकडॉनल्ड्स की आउटलेट में धमाका होता है। जनवरी में विले पार्ले में धमाका होता है। फिर उसके बाद 12 मार्च 2003 को एक लोकल ट्रेन में मुलुंड इलाके की एक लोकल ट्रेन में वहां पर एक फर्स्ट क्लास की लेडीज कंपार्टमेंट में धमाका होता है, जिसमें 13 लोगों की जान जाती है। और फिर से एक बार घाटकोपर में धमाका होता है। और उसी साल 2003 में मुंबई में 2 ट्विन ब्लास्ट होते हैं, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक जवेरी बाजार में, जिसमें कि दोनों धमाकों को मिलाकर 60 लोग मारे जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा हमला जो कि आपने भी कवर किया था, जब वो ऑपरेशन खत्म हुआ था 26/11/2008 का ताज होटल के बाहर, तो ऑपरेशन खत्म होते वक्त आप खुद वहां पर मौजूद थे। और वो हमला जो है 12 मार्च 1993 से भी ज्यादा बड़ा हमला था, जिसने कि पूरे देश को दहला दिया था और पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी गई थी। तो ये इस तरह से मुंबई शहर विक्टिम रहा। लेकिन अगर मैं मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करूं तो पुणे में भी बम धमाका हो चुका है। वहां का जर्मन बेकरी ब्लास्ट, आपको याद होगा कि उस बेकरी में किस तरह से जो है वहां पर एक्सप्लोजिव प्लांट किए गए थे और उसमें लोग मारे गए। एक और घटना का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि साल 2006 या 7 जहां तक मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र एटीएस ने एक आर्म्स हॉल कैच किया था। एक हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा जो है वो औरंगाबाद से पकड़ा गया था। और जो लोग उस सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे, उनसे एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। ये लोग ना केवल महाराष्ट्र में जगह जगह बम धमाके करने वाले थे, बल्कि इसके साथ साथ वे कई जाने माने लोगों के, कई महत्वपूर्ण लोगों की हत्याएं भी करने वाले थे। और उनमें से एक शख्स थे नरेंद्र मोदी। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रची थी। लेकिन समय रहते महाराष्ट्र एटीएस एक्शन में आई और इन लोगों को पकड़ लिया गया था। दूसरी बात मयूर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तो तरफ आपने जैसा कि कहा कि महाराष्ट्र जो है आतंकियों के लिए प्लेग्राउंड रहा है, ये एक बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र को बेस बनाकर आतंकियों ने दूसरे राज्यों में भी अपनी गतिविधियां संचालित की हैं, वहां पर भी बम धमाके किए हैं। मसलन आपको याद होगा कि 2008 में अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे, अलग अलग ठिकानों पर। एक अस्पताल में भी धमाका हो गया था। इसके अलावा सूरत में कई जगहों पर 19-20 ठिकानों पर बम प्लांट कर दिए गए थे, हालांकि वो बम फटे नहीं थे। दिल्ली में बम धमाके हुए थे उसी साल। तो उनकी उस साजिश के तार जो है वो महाराष्ट्र से जुड़े थे। और अभी आपने पुणे की बात की, तो इसी पुणे से इंडियन मुजाहिदीन नाम के संगठन ने उन धमाकों को अंजाम दिया था। और वे तमाम लोग जो है वो उनमें से ज्यादातर लोग पुणे बेस्ड थे। और जब इस साजिश का खुलासा भी हुआ तो महाराष्ट्र से ही लोग पकड़े गए। अफजल उस्मानी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से। उससे पूछताछ में ये पता चला कि सूरत में जो गाड़ियां पार्क की गई थी विस्फोटकों के साथ में, वो नवी मुंबई से चुराई गई थी। और ये पता चला था कि किस तरह से देश भर के अलग अलग इलाकों में जो है धमाके करने का प्लान था और बेस इन सबका महाराष्ट्र ही था। मयूर, तो ये आखिर महाराष्ट्र ये प्लेग्राउंड कैसे बन गया? ये तो एक मतलब इसे प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र कहा जाता है। महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये संतों की भूमि है। ये ऐसी क्या बात है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों तक आतंक का जहर फैल गया? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं मयूर। एक तो यह है कि अगर महाराष्ट्र में मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के मुंबई जैसे शहर हैं वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं। आपको मालूम है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माने जाने वाली धारावी भी जो है वो मुंबई में है। इस जैसे कई इलाके हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से कई जो संगठन है, अतिवादी संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी पैठ बनाते हैं किसी ना किसी रूप में। और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो उन पर अब तक जो है जो अगर हम पिछले मामलों की बात करें जिनमें कि वे कामयाब हुए थे, तो उनके पकड़ में नहीं आ सकी। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा मयूर कि अब आतंकवाद से निपटने के लिए एक बहुत अहम एजेंसी हमारी काम कर रही है, वो है एनआईए, जो कि काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रही है कि राष्ट्रीय एजेंसी है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस को भी काफी मॉडर्नाइज किया गया है।
तो ऐसे में ये संगठन जो एजेंसियां हैं, ये मिलकर इन्होंने, अभी हम पुणे की बात की, लेकिन इसके पहले भी हाल के सालों में कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर कि एनआईए ने और महाराष्ट्र एटीएस ने कई सारे साजिशों को जो है उन पर अमल में आने से पहले ही उनका पर्दाफाश कर दिया और संबंधित लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र दीक्षित जी, हमें ये बताइए कि अब इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। आज नीतीश राणे ने मीडिया के सामने आके एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया, और जब कभी ऐसी आतंकी गतिविधियां पकड़ी जाती है तो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। वो कहीं ना कहीं लोगों का जो झुकाव है वो बहुल मतलब मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं जितेंद्र दीक्षित जी कि इस मामले का क्या राजनीतिकरण होना चाहिए? अगर नहीं तो चाहे बीजेपी की सरकार हो या शिवसेना की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें तो तमाम बनी, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर भी इस आतंक को समाप्त क्यों नहीं कर सकी? देखिए मयूर, ऐसा है कि अब तक कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें कि ये पता चला है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वो इस तरह की हरकतों में जो है, इस तरह के संगठनों में शामिल हुए हैं। अगर मैं इंडियन मुजाहिदीन की बात करूं तो उनकी काफी सोफिस्टिकेटेड जो है ट्रेनिंग हुई है। इसके साथ साथ में जो है हमने देखा कि कई लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जिन्होंने की डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, ऐसे तमाम लोग जो है आतंकी बने और इन आतंकी संगठनों से जुड़े और उन्होंने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया या फिर उसकी साजिश रची। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं आईसिस के बारे में कि आईसिस ने, आपको जब मालूम होगा कि जब आईसिस अपने चरम पर था, जब रोजाना आईसिस से जुड़ी हुई खबरें आती थी कि उन्होंने किसी का गला काट दिया, कहीं पर हमला कर दिया, 2014 के 2-3 साल बाद तक की हम बात करें, तो आईसिस ने भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत करने की भरपूर कोशिश की थी। कई लोगों को जो आईसिस के हैंडल्स थे ऑनलाइन रेडिकलाइज किया गया था और मुंबई के मालवनी इलाके से, इसके अलावा कल्याण इलाके से और भारत के दूसरे इलाकों से भी कई सारे युवक वहां पर इराक चले गए थे आईसिस के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए। उनमें से एक नाम मुझे याद आता है सलीम टाकी का, जो कि इसी तरह से रेडिकलाइज होके चला गया था, काफी चर्चित हुआ था वो। और मालवनी के कुछ मामले थे, मालवनी के कुछ लड़के भी वहां पर रेडिकलाइज होके चले गए थे। तो एक तो आईसिस का जो दो स्ट्रेटेजी रही है, एक भी लोगों को अलग अलग जगहों से बुलाकर इराक में ही उनको लड़ाई में शामिल करवाना, या फिर जो लोग नहीं आ सकते हैं तो उनको उनके देश में ही रेडिकलाइज कराना, वहां की सरकारों के खिलाफ और वहां के जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं उनके खिलाफ भड़काकर जो है हिंसा करवाना। तो ये आईसिस की स्ट्रेटेजी रही है मयूर। तो पॉलिटिक्स का, यानी इसका लोकल पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ाव या बातचीत ये पूरी तरह से बेकार है। देखिए मयूर, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोकल पॉलिटिक्स का जुड़ाव जो है नहीं होगा। ऐसे मामले भी आए हैं। हमने देखा कि 12 मार्च 1993 का जो बम धमाका था उसमें एक पॉलिटिशियन का नाम आया था। आपको याद होगा कि जो लोग बम धमाके करने के बाद या ट्रेनिंग के लिए भारत से बाहर चले गए थे तो उनके टिकट का इंतजाम किसने करवाया था? एक राजनेता ही था जिसे आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम उसका फिलहाल नाम नहीं ले सकते क्योंकि बाद में कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था, टाडा के तहत वो गिरफ्तार हुआ था। ठीक है, और भी ऐसे मामले आए हैं जहां पर की राजनीतिक दखलंदाजी रही है और कई बार जिनको की पुलिस आतंकी साजिशों में शामिल होने के शक में गिरफ्तार करती है तो उनको बचाने के लिए कुछ राजनेता आ जाते हैं, उस पर राजनीति करते हैं और ये कहा जाता है कि एक समुदाय विशेष को दबाने की, कुचलने की कोशिश है और फर्जी मामलों में इन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ऐसा भी हो चुका है मयूर। जी जितेंद्र दीक्षित जी, आपने बहुत ही डिटेल में हमको बताया, सारे के सारे इंसिडेंसेस तारीख और आंकड़ों के साथ आपके जुबान पर है। आपकी नॉलेज आपने हमारे दर्शकों के साथ में बांटी। आपको इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपको शो में बुलाते रहेंगे और आपके नॉलेज का फायदा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक और सत्ता की स्थापन, सत्ता का विसर्जन, पार्टियों का तोड़ना, नई पार्टियों का बनना,
इत्यादि खेल चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर मानवता के दुश्मन ऐसे आतंकी लगातार अपने पांव पसारते जा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो आतंकियों के लिए एक प्लेग्राउंड बन गया है। हम कामना करते हैं कि केंद्रीय एजेंसी, राज्य की एजेंसियां इन सारी गतिविधियों पर जल्द से जल्द नकेल कस के उनके मॉड्यूल्स को खत्म करें, ताकि एक सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज बिल्कुल ठीक से अपना जीवन जी सके। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।